इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम बेसिक नियमों को ध्यान में रखकर अणुओं की संरचना बना सकते हैं। इसमें केवल हम संरचना बनाना सीखेंगे, संरचनाओं की आकृतियों के बारे में बात नहीं करेंगे। वेस्पर थ्योरी में हम अणुओं की आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें कुछ स्टेप्स हमें अच्छे से याद रखने हैं। तो बात करते हैं पहले स्टेप की, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करना। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में, या हम ऐसे कह सकते हैं किसी भी परमाणु का बाह्यतम कोश उसका संयोजकता कोश कहलाता है। और संयोजकता कोश में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उस परमाणु के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। तो हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। तो ये जो नंबर दे रखे हैं 1 2 2, ये नंबर हमें मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n के द्वारा शो करते हैं और मुख्य क्वांटम संख्या से हमें कोश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं n के मान की। तो जब n का मान 1 होता है तब हम k कोश से इसको दर्शाते हैं, और जब n का मान 2 होता है तो इसके लिए हम l कोश का उपयोग करते हैं, और जब n का मान 3 होता है तो m कोश के द्वारा दर्शाया जाता है, और 4 होने पर n कोश के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें 1s की। तो इसके अंदर n का मान कितना है? 1। तो जो 1s होगा वो कौन सा कोश होगा? k कोश। कौन सा होगा? k कोश। और जबकि यदि बात करें हम 2s और 2p की, तो इनके लिए n का मान कितना है? 2। तो n का मान जब 2 होता है तो कौन सा कोश होता है? l। ठीक है, तो जो कार्बन के लिए k कोश है ये तो हो गया इसका आंतरिक कोश। जबकि यदि बात करें l की, तो l कोश हो गया इसका बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश जिसे हम कहते हैं संयोजकता कोश। संयोजकता कोश। और संयोजकता कोश में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के लिए उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कार्बन के लिए इसके बाह्यतम कोश, या मैं कहूँ संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? s के अंदर 2 और p के अंदर 2, यानी टोटल कितने हो गए? 4। तो कार्बन के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं बात करूं बोरोन की, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1। तो 1s यानी k कोश इसका आंतरिक कोश हो गया। जबकि यदि बात करूं 2s 2p की, यानी कि कौन सा कोश हो गया? l। तो ये इसका संयोजकता कोश होगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 3। तो बोरोन के लिए उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 3। ठीक है, तो ये कहानी हुई पहले स्टेप की। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? प्रत्येक परमाणु को हमें पहले एकल बंध से जोड़ना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का वितरण हमें पहले अधिक विद्युतरणीय परमाणु पर करना है। ठीक है, उसके बाद में हमें अष्टक नियम का पालन
करना है, और कई ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे जिसमें हमें इसके अपवाद देखने को मिलेंगे। अब हमें पता है कि एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ठीक है। यदि बात करें द्विबंध की, तो द्विबंध के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इसी प्रकार यदि बात करें त्रिबंध की, तो त्रिबंध के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिससे हमें अच्छे से याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो शुरुआत करते हैं हम CH4 से। तो पहला स्टेप क्या कहता है, हमें कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कार्बन के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। हाइड्रोजन के पास में उसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 हाइड्रोजन है, तो हम कितना जोड़ेंगे, 4। तो CH4 के लिए कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रत्येक हाइड्रोजन को कार्बन के साथ में एकल बंध द्वारा जोड़ना है, इस प्रकार से। अब यदि बात करें 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो प्रत्येक एकल बंध का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा। तो 4 एकल बंध का मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हम CH4 की संरचना बना सकते हैं। अब यदि बात करें अष्टक नियम की, तो कार्बन 4 एकल बंध द्वारा हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा है, यानी प्रत्येक के साथ में ये क्या बना रहा है, एकल बंध। और एकल बंध का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, यानी प्रत्येक एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 एकल बंध का मतलब हो गया 8, यानी कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, यानी इसका अष्टक क्या है, पूर्ण है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, NH3 की। तो NH3 में सबसे पहले हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो नाइट्रोजन के पास में इसके वैलेंस शेल में यानी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 8। अब हमें सबसे पहले हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ में एकल बंध द्वारा जोड़ना है। अब 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन एकल बंध बनाने में काम में आ गए, बचा कितना, 2। तो 2 हमें कहाँ रखने हैं, नाइट्रोजन के पास में। तो इस प्रकार हम NH3 की संरचना बना सकते हैं। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन के लिए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, और एक ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। चूँकि 2 ऑक्सीजन है तो हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें, 16, यानी CO2 के अंदर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 16। अब हमें क्या करना है, कार्बन को सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ में एकल बंध द्वारा जोड़ना है। फिर बात करें 16 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 16 में से 4 एकल बंध बनाने में काम में आ गए, बचे कितने, 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स का वितरण करना है सबसे पहले हमें। तो ऑक्सीजन और कार्बन में से ज़्यादा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन पर वितरित करना है। तो 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। अब यदि अष्टक नियम की बात करें, तो दोनों ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। लेकिन जो कार्बन है उसके पास में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो दोनों ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कार्बन के साथ करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार CO2 के अंदर
कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में द्विबंध रूप से जुड़ा होता है। ठीक है, एक अगले एग्जांपल की बात करें BF3 की, तो BF3 में सबसे पहले हमें कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो बोरोन के लिए होती है 3 और जितने भी हेलोजन हैं उनकी सभी के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, तो 3 फ्लोरीन है, तो 3 गुणा 7 कितने हो जाएंगे? 21। और टोटल की यदि बात करें तो 21 और 23 कितने हो गए? 24। यानी BF3 के अंदर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 24। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जितने भी हेलोजन हैं उनके वैलेंस शेल में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन लेने से उनका अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण। तो हमेशा आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि हेलोजन प्रत्येक परमाणु के साथ में केवल एकल बंध द्वारा जुड़ा होगा, चाहे कोई सा भी हेलोजन हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले बोरोन को 3 फ्लोरीन के साथ में एकल बंध द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बात करें 24 में से कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए? 2, 4, 6, यानी अब बचे कितने? 18। तो 18 को हमें इन 3 फ्लोरीन पर वितरित करना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 18। तो इस प्रकार हम BF3 की भी संरचना बना सकते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है जितने भी हेलोजन हैं वो केवल और केवल एकल बंध का निर्माण करते हैं या एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। चाहे यदि बात करें AlCl3 की, तो इसकी भी संरचना किसके जैसे बनेगी? BF3 की जैसे। अब यदि बोरोन के अष्टक की यदि बात करें तो बोरोन का अष्टक इसमें क्या है? अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यदि बोरोन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन यदि काउंट करें तो 2, 4 और 6, यानी 8 में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन है कितने? 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई? 2। तो जो BF3 है ये किसकी तरह कार्य करता है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक की तरह। तो हम इन बेसिक नियमों को ध्यान में रखकर अणुओं की संरचना बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम और भी एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे।